काशी की राज्यसभा में सन्नाटा पसरा है। राजकुमारी विद्योत्तमा के सामने एक और विद्वान का तर्क धराशायी हो गया। वह अपना सिर झुकाकर सभा से बाहर निकल रहा है। विद्योत्तमा ने भरी सभा में घोषणा की है, जो उसे शास्त्रार्थ में हराएगा वही उसका पति होगा। यह कोई साधारण शर्त नहीं, बल्कि एक चुनौती है। दूर दराज के राज्यों से आए दिग्गज पंडित अब कांपते हाथों से अपनी पांडुलिपियां समेट रहे हैं। किसी ने तर्क दिया, विद्योत्तमा ने उसे काटा। किसी ने श्लोक पढ़ा, उसने उसका अर्थ ही बदल दिया। हार का अपमान पंडितों के चेहरों पर साफ दिख रहा है। वे सभा से बाहर निकलते हैं, उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं और वे आपस में फुसफुसा रहे हैं। विद्योत्तमा का ज्ञान ही अब उनके लिए अभिशाप बन गया है। राजमहल के द्वार पर खड़े होकर वे पीछे मुड़कर देखते हैं, जहां विद्योत्तमा शांत मुद्रा में बैठी है। उसकी एक मुस्कान ने बड़े बड़े गुरुओं के वर्षों के तप को धूल में मिला दिया है। वे अपमान का घूंट पीकर वन की ओर चल देते हैं, जहां उनकी कुंठा एक नई साजिश को जन्म देने वाली है। अपमानित पंडितों का दल घने वन में प्रवेश करता है। उनके चेहरे पर क्रोध और प्रतिशोध की लकीरें गहरी हैं। तभी एक पेड़ के नीचे उन्हें अजीब दृश्य दिखता है। एक युवक कुल्हाड़ी लेकर उसी डाल पर बैठा है, जिसे वह जोर जोर से काट रहा है। डाल कटती है, युवक नीचे गिरता है और धड़ाम से जमीन पर आ लगता है। पंडित रुक जाते हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं। एक पंडित आगे बढ़ता है और युवक को उठाता है। युवक की आंखों में न तो दर्द है, न ही समझ। पंडितों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वे समझ जाते हैं कि यह मूर्ख ही विद्योत्तमा के अहंकार को तोड़ने का एकमात्र अस्त्र है। वे उसे पेड़ के नीचे से खींचते हैं, उसे शांत रहने का निर्देश देते हैं। वे उसे एक ज्ञानी का रूप देने के लिए तैयार करते हैं। वे उसे समझाते हैं कि राज दरबार में उसे केवल मौन रहना है। युवक सिर हिलाता है। पंडित उसे महल की ओर ले चलते हैं। उनकी चाल में अब एक कुटिल आत्मविश्वास है। वे जानते हैं कि विद्योत्तमा का सामना एक ऐसे व्यक्ति से होने वाला है जिसके पास तर्क नहीं, बल्कि केवल अज्ञान की दीवार है। राज दरबार के भारी कपाट खुलते हैं। पंडितों का दल भीतर प्रवेश करता है। उनके बीच में वह युवक है जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। सभा में फुसफुसाहट दौड़ जाती है। पंडितों ने उसे एक ऊंचे आसन पर बिठाया है। उन्होंने राजकुमारी को सूचित किया है कि उनके गुरु मौन व्रत का पालन कर रहे हैं और केवल संकेतों के माध्यम से ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा अपना आसन छोड़ती है और युवक के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में तीक्ष्णता है। वह अपना दाहिना हाथ उठाती है और एक उंगली हवा में सीधी खड़ी कर देती है। यह एक दार्शनिक प्रश्न है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर एक है। युवक की नजरें उस उंगली पर टिक जाती हैं। वह अपनी पलकें झपकाता है। उसे लगता है कि यह राजकुमारी उसे एक आंख फोड़ने की चुनौती दे रही है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह अपनी मुट्ठी भींचता है और अचानक दो उंगलियां तानकर राजकुमारी की ओर झपटता है। दरबार में सन्नाटा पसर जाता है। पंडितों की धड़कनें तेज हो गई हैं। विद्योत्तमा की भौहें तन जाती हैं। सभा में सन्नाटा इतना गहरा है कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही है। पंडितों का दल तुरंत सक्रिय हो जाता है। वे कालिदास के दो उंगलियों वाले संकेत को अपनी ओर मोड़ते हैं। मुख्य पंडित आगे बढ़कर विद्योत्तमा के सामने झुकता है और कहता है कि गुरुदेव का अर्थ है कि ईश्वर एक है, लेकिन जीव और ब्रह्म के रूप में उसके दो स्वरूप हैं। विद्योत्तमा की आंखों में विस्मय की लहर दौड़ती है। वह अपने तर्क को हारती हुई महसूस करती है। वह फिर से अपना हाथ उठाती है और 5 उंगलियां फैलाती है। कालिदास, जो अब तक अपनी मुट्ठी भींचकर बैठा था, अचानक अपना मुक्का हवा में लहराता है। वह राजकुमारी की ओर झपटता है। पंडितों की टोली व्याख्या करती है कि गुरुदेव का कहना है कि 5 तत्व अलग अलग होकर कमजोर हैं, लेकिन मुट्ठी की तरह मिलकर वे सृष्टि का निर्माण करते हैं। विद्योत्तमा का आत्मविश्वास डगमगा जाता है।
वह कालिदास के आक्रामक मुक्के को एक गहरे दार्शनिक सत्य के रूप में स्वीकार कर लेती है। वह अपना सिर झुकाती है। दरबार में पंडितों की जीत का उद्घोष गूंजने लगता है। राजकुमारी का अहंकार अब पूरी तरह टूट चुका है। वह कालिदास के सामने नतमस्तक है। मंत्रोच्चार के बीच विवाह संस्कार संपन्न होता है। मंदिर की घंटियां बजती हैं और पुष्प वर्षा होती है। विद्योत्तमा अब उस युवक की पत्नी बन चुकी है। कई दिन बीत जाते हैं। एक रात महल की खिड़कियों से बाहर जंगल की ओर से एक ऊंट की कराह सुनाई देती है। आवाज तेज और खुरदरी है। कालिदास नींद में बड़बड़ाता है और उस जानवर के लिए एक गलत अशुद्ध शब्द मुंह से निकाल लेता है। वह शब्द व्याकरण की किसी भी नियम का पालन नहीं करता। विद्योत्तमा की आंखें तुरंत खुल जाती हैं। वह बिस्तर पर सीधी बैठ जाती है। उसके कानों में वह गलत शब्द गूंज रहा है। यह भाषा नहीं, बल्कि एक अनपढ़ व्यक्ति की बोली है। वह कालिदास की ओर देखती है, जो फिर से सो गया है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। सांस रुक सी गई है। उसे एहसास होता है कि जिस महाज्ञानी से उसने विवाह किया, वह केवल एक नाटक था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। विद्योत्तमा का हाथ कालिदास के कंधे पर पड़ता है। वह उसे झकझोर कर जगाती है। कालिदास की नींद टूटती है, लेकिन विद्योत्तमा के चेहरे पर अब कोई सम्मान नहीं, केवल घृणा है। वह बिस्तर से उतरती है और कालिदास की ओर उंगली दिखाती है। वह चिल्लाती है और उसे कमरे से बाहर जाने का आदेश देती है। कालिदास हक्का बक्का खड़ा है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन विद्योत्तमा उसे धक्का देकर दरवाजे की ओर धकेलती है। वह कालिदास को गलियारे में ले जाती है। महल के भारी लकड़ी के दरवाजे खुलते हैं। विद्योत्तमा उसे सीढ़ियों पर धकेल देती है। कालिदास लड़खड़ाता है और नीचे पत्थर के फर्श पर गिर पड़ता है। महल का दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। कालिदास घुटनों के बल बैठा है। उसके हाथ धूल और कंकड़ से भर गए हैं। वह अपनी हथेलियों को देखता है, जिनमें अब भी उस अपमान का कंपन है। महल की ऊंची दीवारें उसे घेर रही हैं। वह खड़ा होता है, लेकिन उसके पैर कांप रहे हैं। वह पीछे मुड़ता है और अंधेरी रात में अकेले चलने लगता है। कालिदास घने जंगल की ओर बढ़ता है। वह एक पुरानी वीरान गुफा के भीतर प्रवेश करता है। वहां पत्थर की एक प्रतिमा है। वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। वह अपनी आंखें बंद करता है। बाहर बारिश शुरू होती है, फिर बर्फ गिरती है और अंत में भीषण गर्मी आती है। वह अपनी जगह से नहीं हिलता। उसके बाल बढ़ गए हैं, लेकिन उसका ध्यान केवल उस प्रतिमा पर है। वह मिट्टी पर उंगलियों से अक्षर लिखता है। वह दिन रात संस्कृत के छंदों को दोहराता है। उसकी आवाज पहले लड़खड़ाती है, फिर धीरे धीरे स्पष्ट और लयबद्ध होने लगती है। वह पत्तों पर लिखे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ता है। जब भूख लगती है तो वह कंद मूल खाता है और फिर से अध्ययन में डूब जाता है। समय बीतता जा रहा है। गुफा की दीवारों पर अब कालिदास के लिखे हुए श्लोक अंकित हैं। वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान की एक जलती हुई मशाल बन चुका है। वह खड़ा होता है। उसके शरीर में एक नई शक्ति का संचार है। वह गुफा से बाहर निकलता है। अब वह वापस जाने के लिए तैयार है। कालिदास महल के मुख्य द्वार के सामने आकर रुकता है। उसके पैरों की आहट पत्थर पर गूंजती है। वह महल की विशाल दीवारों को देखता है, जहां से उसे कभी अपमानित कर निकाला गया था। वह अपनी सांसें स्थिर करता है। उसके हाथ कांप नहीं रहे हैं। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और भारी लकड़ी के पल्ले पर अपनी हथेली रखता है। वह गहरी सांस लेकर स्पष्ट और गूंजती हुई आवाज में संस्कृत में कहता है, अनावृतक पाटन द्वारंदे। उसके शब्द हवा में तैरते हैं और महल के भीतर तक जाते हैं। भीतर विद्योत्तमा अपने कक्ष में बैठी है। वह अचानक चौंक कर उठती है। वह अपनी किताब नीचे रख देती है। वह कानों को सचेत करती है। यह आवाज, यह उच्चारण, यह लय, यह उस व्यक्ति की नहीं हो सकती जिसे उसने कभी मूर्ख समझा था।
वह तेजी से गलियारे की ओर बढ़ती है। उसके कदम फर्श पर तेज आवाज कर रहे हैं। वह मुख्य द्वार के पास पहुंचती है और रुक जाती है। वह दरवाजे के पीछे से आती उस भारी, गंभीर आवाज को फिर से सुनती है। उसके चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभरती हैं। वह समझ जाती है कि बाहर खड़ा व्यक्ति कोई साधारण यात्री नहीं है। वह धीरे से दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखती है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। वह दरवाजे को थोड़ा सा खोलती है। बाहर की रोशनी अंदर आती है। वह सामने खड़े व्यक्ति को देखती है। उसकी आंखों में पहचान और अविश्वास का मिश्रण है। वह स्तब्ध है। दरवाजा पूरी तरह खुलता है। विद्योत्तमा सामने खड़े कालिदास को देखती है। उसके चेहरे पर अब कोई तिरस्कार नहीं, बल्कि अगाध सम्मान है। वह झुककर उनका स्वागत करती है। कालिदास महल के भीतर कदम रखते हैं। वे अब केवल एक पति नहीं, बल्कि ज्ञान के सागर बन चुके हैं। कुछ समय बाद कालिदास अपनी लेखनी उठाते हैं। वे ताड़पत्रों पर श्लोक उकेरना शुरू करते हैं। उनकी कलम से अभिज्ञान शाकुंतलम की पंक्तियां निकलती हैं। वे प्रकृति के सौंदर्य को शब्दों में पिरोते हैं। मेघदूतम की रचना करते समय वे बादलों को संदेशवाहक बनाते हैं। उनकी कल्पना की उड़ान हिमालय की चोटियों से लेकर उज्जैन के राजमहलों तक पहुंचती है। वह शब्दों के माध्यम से भावनाओं का एक नया संसार रचते हैं। उनकी भाषा में अब वह मूर्खता नहीं, बल्कि दर्शन और गहराई है। लोग दूर दूर से उनके श्लोकों को सुनने आते हैं। राजा उन्हें अपने दरबार में सर्वोच्च स्थान देते हैं। कालिदास की ख्याति पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है। वे एक साधारण चरवाहे से विश्व के महानतम कवियों में गिने जाने लगे हैं। इतिहास के पन्नों पर उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाता है। उनकी यह यात्रा एक प्रेरणा बन जाती है। यह सिद्ध हो जाता है कि संकल्प और निरंतर प्रयास से कोई भी अपनी सीमाओं को तोड़ सकता है। कालिदास की रचनाएं सदियों बाद भी जीवित हैं। वे आज भी लोगों को जीवन और प्रेम का अर्थ समझा रही हैं। एक मूर्ख का यह रूपांतरण अमर हो गया है।